मुफ्ती साहब, किस वजह से आज आपने पीसी रखी है, खासतौर से वक़्फ़ पर क्या मामला चल रहा है और डिमोलिशन जो हुआ है वेरावल में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये JCB की टीम, JPC की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक़ से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई खबर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ उसमें मेरा नाम ज़ब्त किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमशाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इज़हार कर रहे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई करीबी, एडवोकेट शमशाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग है और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। तो उनसे कहा गया कि भाई आखिर वजह क्या है, साथ में क्यों नहीं ले जाएं? तो जवाब मिलता है कि ठीक है, साथ में लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन वक्त का जैसा तकाजा होगा, यानी वक्त के एतबार से हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे ये बात बुरी लगी कि आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, हमारे अहबाब को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट को आप इजाज़त न दें, तो इसमें मेरी बड़ी रुसवाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ 3 आदमी साथ जाएंगे लेकिन बोलेंगे कोई नहीं। मैंने कहा शक्ल व सूरत देखने के लिए जाएंगे। फिर मैंने जो है उसको जाने का प्रोग्राम जो था वो मुलतवी कर दिया और मैंने अहबाब को भी रोक लिया कि जब सबकी सुनेंगे ही नहीं तो मुंह देखने के लिए तो जाना नहीं है। इसलिए हमने वीडियो के ज़रिए से कौम को इत्तला दे दी कि भाई हमारा नाम ऐन वक्त पर जो है काटा गया। अब इसमें किसकी साजिश है वो मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझसे बड़ौदा की टीम जो आ रही थी उन्होंने फ़ौरन रब्ता किया, क्या वजह है मुफ्ती साहब? मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये भी अंदेशा था कि हम लोगों को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए ऐन मौके पर हम फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली पहुँचे और इजाज़त न मिलने पर हमने जो है दूसरे लोकसभा के जो मेंबरान थे मुस्लिम, उन लोगों से रब्ता कायम किया और उनके दबाव डालने पर हमको टाइम दिया गया। उसके बाद मुझे ये भी इत्तला मिली कि अंदर जो गए, जैसे इमरान खेड़ा वाला या उनकी टीम जो भी हो, तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके सामने ऑब्जेक्शन रखा कि भाई मुफ्ती साहब के साथियों का नाम क्यों काटा गया, वजह क्या है? तो उनकी तरफ से सिर्फ ये जवाब मिला कि ऊपर से ऐसा हुआ है, मुझे किसकी खबर नहीं। बहरहाल इसमें जो है हमारे तंजीम की, हमारे अहबाब की बेइज्जती थी कि मैं इनको छोड़ के तन्हा जाता। आखिर दूसरों को भी टाइम दिया गया तो हमारी टीम से उनको क्या नफरत थी?
اور خاص طور سے جو گورنمنٹ کی لوبی کے لوگ ہیں ان کو تو ایک نمبر دوسرے نمبر پر رکھا گیا. پھر بعد میں نے یہ تحقیق کیا، یعنی کل کی بات ہے، کہ بھائی یہ میسیج، یہ لنک میٹنگ کے تعلق سے ہم لوگوں کو کیوں نہیں اطلاع ملی کم سے کم ایک ہفتہ پہلے. تو ہمیں وقف بورڈ کی طرف سے جواب ملا کہ ہم لوگوں کو بھی اطلاع نہیں تھی، نہ میں اس میں کوئی کسی طرح کا انوالو ہوں، شامل ہوں. یہ گرو کھاتے کے ذریعے اور وہاں دلی کے ذریعے سے یہ سب ہوا ہے. آپ کا نام، آپ کے احباب کا نام کس نے کاٹا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں. اس کے لیے آگے کچھ کرنے والے ہیں جو آپ کو نہیں روکا گیا، اس ٹائم نہیں گیا؟ اب اس کے لیے ہمارے احباب ہیں، ہم مشورہ کریں گے، جو ان کی رائے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قدم اٹھائیں گے. اچھا، جو ڈیمولیشن ہوا ہے مساجد پہ ویراول میں، کیا کہیں گے، کس طریقے سے اس کو؟ دیکھیے یہ کوئی نئی بات اب اس ملک میں نہیں رہی. پورے ہندوستان میں مسجدوں پر، خاص طور سے مدرسوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا الہ آباد میں ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم حبیبیہ. یہ کافی لمبی چوڑی زمین کے اوپر واقع ہے اور 100 سال پرانی عمارت ہے، وہاں مسجد بھی ہے. اس کو گورنمنٹ نے کسی نہ کسی جھوٹا بہانہ بنا کے سیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ لاتے ہیں کیا سامنے کہ غیر قانونی ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے سیل کر رہے ہیں یا ڈیمولیشن کر رہے ہیں. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کیا صرف مسجد ہی غیر قانونی ان کو نظر آتی ہے؟ اب وہ بھی 100 سال 200 سال 300 سال پرانی مسجد ہے، تو 300 سال سے کسی کو غیر قانونی نظر نہیں آئی. اور آج یہ جو ہے اس حکومت کے آنے کے بعد سب کچھ جو ہے 10 سال یہ بھی پہلے رہ چکی. آج